91 शक्ति सम्राटों का मुकाबला। ध्रुव और विदुर मुकाबले की जगह के बिल्कुल नजदीक थे। यहाँ से ध्रुव एक शक्ति सम्राट के तेज और उसकी शक्तियों को महसूस कर पा रहा था। वो ऊपर नीले आसमान की तरफ अपनी नजरें किया हुआ था, जो इस वक्त दो रंगों में बंट चुका था, यानी कि आधा आसमान लाल रंग का और बाकी आधा हरे रंग का। रंगों के इस खेल की वजह से वो नज़ारा सचमुच देखने लायक हो गया था। तभी ध्रुव की नज़र उस बहुत बड़े तिलिस्मी जानवर पर पड़ी जो इस वक्त आसमान में उड़ रहा था। वो तिलिस्मी जानवर 10 मीटर तक लंबा था और उसके पूरे शरीर पर पर्पल कलर के क्रिस्टल्स लगे हुए थे जो सूरज की रोशनी पड़ने पर हर दिशा में चमक रहे थे। वहीं उस जानवर का सिर एक बहुत बड़े शेर जैसा था, जिस पर एक लाल रंग की सींग दिखाई पड़ रही थी, जिसके आसपास पर्पल कलर की आग जल रही थी। उस शेर की आंखें किसी वैम्पायर की तरह लाल थी और उसने जब अपना मुंह खोला तो ध्रुव को दिखा कि उसके नुकीले दांत कितने बड़े और डरावने थे। उस जानवर के पंख भी पर्पल कलर के थे और जब भी वो शेर उन्हें फड़फड़ाता तो उसमें से चारों दिशाओं में आग की लपटें निकलने लगती। और उस शेर के चारों पंजों में नुकीले नाखून दिख रहे थे, जिसके आसपास भी छोटे पर्पल कलर के क्रिस्टल्स थे। ध्रुव ने देखा कि वो जानवर जितने बार जमीन की तरफ आता तो एक आंधी सी चलने लगती, जिसमें पेड़ पौधे जोर जोर से हिलने लगते। इस नज़ारे को देखकर ध्रुव अंदाजा लगा पा रहा था कि वो शेर कितना ज्यादा ताकतवर था। तभी शेर को देखते हुए ध्रुव ने तुरंत विदुर से सवाल किया, आचार्य, क्या यही है वो रैंक 6 का उड़ने वाला शेर? लेकिन ये तो सिर्फ कहानियों में ही होता था ना। इस पर विदुर ने मुस्कुराते हुए ध्रुव को जवाब दिया, हाँ तो ये भी तो एक कहानी ही है, तुम्हारी कहानी। कोट। विदुर की इस बात को सुनकर भी ध्रुव ने तुरंत कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो फिलहाल उस तिलिस्मी शेर को देखे जा रहा था जो इस वक्त खूबसूरत और खतरनाक दोनों दिखाई दे रहा था। शेर को देखकर ध्रुव की आंखें खुली की खुली रह गई, लेकिन फिर उसने ये देखने की कोशिश की कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत थी जो ऐसे खतरनाक जानवर से लड़ रहा था। विदुर ने पहले एक लड़की का जिक्र किया था, लेकिन ध्रुव को नहीं लगा था कि कोई लड़की कभी ऐसी बेवकूफ़ी करेगी। फिर जैसे ही ध्रुव की नज़र शेर से हटकर उसके सामने खड़े इंसान पर गई तो ध्रुव ने हैरान होते हुए कहा, अरे बाप रे आचार्य, ये तो सचमुच एक लड़की है। उसकी बातों से विदुर भी समझ गए थे कि ध्रुव ने उनकी बात नहीं मानी थी और उसे जरा भी नहीं लगा था कि उस खतरनाक शेर से मुकाबला करने वाली एक लड़की होगी, जिसकी वजह से सच जानकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया था। वो लड़की एक टाइट ड्रेस पहनी हुई थी जिससे उसका खूबसूरत शरीर ढका हुआ था और उसके हाथों में एक लंबी तलवार थी जिसमें से एक हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। उस लड़की के बाल काले रंग के थे और फिलहाल वो किसी क्लिप से बंधे हुए थे, और जैसे ही ध्रुव की नज़र उस लड़की के चेहरे पर पड़ी तो ध्रुव ने देखा कि इतने खतरनाक तिलिस्मी शेर के सामने भी उस लड़की के चेहरे पर फिक्र का नामोनिशान भी नहीं दिख रहा था। साथ ही उस लड़की की पीठ पर हरे रंग के पंख दिखाई दे रहे थे, जिनके आर पार देखा जा सकता था। इसका मतलब साफ था कि ये पंख उस लड़की ने अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से बनाए थे, न कि किसी खास तकनीक से। उन पंखों पर एक अजीब निशान बना हुआ था जो सिर्फ शक्तिमान और उससे ज्यादा रैंक वाले ही इस्तेमाल कर सकते थे। वो लड़की हवा में तैरती हुई दिखाई दे रही थी और उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, जिससे साफ समझ आ रहा था कि वो लड़की जरूर किसी बड़े घर की थी। तभी अचानक उस बड़े से तिलिस्मी शेर ने इंसानी आवाज निकालते हुए उस खूबसूरत लड़की से पूछा, इंसानी लड़की, तू यहाँ पर क्यों आई है? तूने मेरा आराम खराब किया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। उस शेर को इस तरह से इंसान जैसे बात करते देख ध्रुव पहले तो दंग रह गया था, लेकिन फिर उसे समझ आया कि एक ऊंची रैंक हासिल करने के बाद किसी तिलिस्मी जानवर की समझदारी भी इंसान जैसी ही हो जाती थी और इसलिए वो तिलिस्मी शेर इंसानी तरीके से बात कर पा रहा था। ये सोचते हुए ध्रुव ने देखा कि शेर के सामने खड़ी लड़की ने अपनी खूबसूरत आवाज में शेर की आंखों में देखते हुए कहा, मुझे आपके पर्पल क्रिस्टल की जरूरत है सम्राट। ये सुनकर उस शेर ने तुरंत लड़की का मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, पर्पल क्रिस्टल? लेकिन वो तो 20 साल में सिर्फ एक ही बार निकलता है। और वैसे भी तुम हो कौन जो मुझसे इस तरह मेरा पर्पल क्रिस्टल मांग रही हो? इस पर उस लड़की ने थोड़ा हिचकिचाते हुए जवाब में कहा, अगर आप चाहे तो मैं इसके बदले आपको वो चीज़ दे सकती हूँ जिसकी आपको ज़रूरत हो। उस लड़की की आवाज़ से ये साफ समझ आ रहा था कि वो लड़की उस रैंक 6 के तिलिस्मी शेर से थोड़ा डर रही थी, और ये डर लाजमी था क्योंकि सभी जानते थे कि एक तिलिस्मी शेर बहुत ही खतरनाक होता था और इसलिए वो बहुत सोच समझकर उससे बात कर रही थी। लड़की की बात सुनकर वो शेर कुछ सोचने लगा, फिर उसने मुस्कुराते हुए लड़की से कहा, मुझे ज़रूरत है
ऐसी चीज? हाँ, समझ गया। देखो, बात ऐसी है कि फिलहाल मैं अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से गुजर रहा हूँ। अगर तुम मुझे बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली लाकर दे दो तो मैं तुम्हें बदले में एक पर्पल क्रिस्टल दे दूंगा। क्या कहती हो? उस तिलिस्मी शेर की इस बात को सुनकर विदुर हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए ध्रुव से कहा, बाप रे बाप, ये शेर तो बहुत बड़ी रकम मांग रहा है। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली एक बहुत ही खास गोली है जिसे बनाने के लिए कम से कम किसी रैंक 7 के हकीम की जरूरत पड़ेगी। उसके बदले एक पर्पल क्रिस्टल लेना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। न जाने ये लड़की अब क्या करने वाली है। विदुर की ये बात सुनते ही ध्रुव ने हैरानी में अपनी पलकें झपकाए और फिर विदुर से सवाल किया, नाम से तो ऐसा लग रहा है कि ये बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली इस तिलिस्मी शेर के शरीर को बदलने में मदद करेगी। तो क्या ये गोली इतनी खास है आचार्य? ध्रुव के इस सवाल पर विदुर ने मुस्कुराते हुए उसे बताया, शरीर बदलने से मतलब और ताकतवर हो जाना नहीं है ध्रुव, बल्कि बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली की मदद से ये शेर अपने आप को पूरी तरह से एक इंसान में बदल सकेगा। और ऐसा करते ही उसकी ट्रेनिंग की रफ्तार भी इंसानों जैसी हो जाएगी। जानवर रहकर ये जो कुछ भी नहीं कर पाएगा वो इंसानी रूप में आकर कर सकता है, यानी सब पर राज करने की छूट। क्या तुम्हें लगता है इतना बड़ा मौका देने वाली ये गोली खास नहीं होनी चाहिए? विदुर की ये बात सुनकर ध्रुव कुछ नहीं कह पाया और इसलिए वो चुपचाप खड़े होकर अपना सिर हिलाता रहा। सच तो ये था कि एक तिलिस्मी जानवर की जिंदगी एक इंसान से बहुत लंबी होती थी और माना कि कुछ दवाओं की मदद से इंसान अपनी उम्र थोड़ी बढ़ा सकते थे, लेकिन किसी हाई रैंक के तिलिस्मी जानवर के मुकाबले उसकी बढ़ी हुई उम्र भी बहुत कम लगेगी। इसलिए अगर कोई हाई रैंक का तिलिस्मी जानवर गलती से इंसान बन जाता तो वो 150 to 200 सालों तक जिंदा रह सकता और लगातार ट्रेनिंग करके सबसे ताकतवर बन सकता था। फिर ध्रुव ने देखा कि विदुर की उम्मीद के मुताबिक वो लड़की अब थोड़ी परेशान दिख रही थी और उसने इसी परेशानी में सिर हिलाते हुए तिलिस्मी शेर से जवाब में कहा, माफ कीजिएगा सम्राट, लेकिन पूरे ओहान साम्राज्य में सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हैं जिनके पास बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली होगी और इसलिए ये गोली मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप चाहे तो मैं आपको पर्पल क्रिस्टल के बदले रैंक 5 के 3 तिलिस्मी पत्थर दे सकती हूँ और साथ ही एक क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक भी जिसे आप अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर तिलिस्मी शेर ने अपना बड़ा सा सिर हिलाकर उस लड़की के ऑफर को ठुकराते हुए कहा, मुझे इस कबाड़ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की गोली नहीं दे सकती हो तो यहाँ से चुपचाप चली जाओ। शेर की ये बात सुनकर उस रहस्यमयी औरत ने मजबूरी में अपनी तलवार उठाते हुए कहा, अगर ऐसा है तो मुझे आपसे पर्पल क्रिस्टल के लिए मुकाबला करना पड़ेगा। उस लड़की की इस हरकत को देखकर वो बड़ा सा तिलिस्मी शेर जोर जोर से हंसने लगा। फिर उसने लड़की का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम इंसान हमेशा ऐसा ही करते हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम भी एक शक्ति सम्राट हो? लेकिन अगर सच में हमारे बीच कोई मुकाबला हुआ तो तुम जरूर यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगी। ये सुनते ही उस लड़की के चेहरे पर हल्का सा गुस्सा दिखा, जिसके साथ उसने शेर को जवाब देते हुए कहा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उसने तुरंत अपना हाथ ऊपर उठाया और फिर उसके हाथ के आसपास शक्तियों का एक बवंडर बनना शुरू हो गया। ये बवंडर हरे रंग का था और अचानक से बड़ा होते होते वो तकरीबन 100 फीट चौड़ा हो गया। इस वक्त आसमान और जमीन के बीच एक बड़ा बवंडर गोल गोल घूम रहा था, जिसकी वजह से मोटी जड़ों वाले पेड़ भी उखड़ कर फिनकने लगे और जिस रफ्तार में वो बवंडर था, गिरी हुई लकड़ियों को भी वो धूल में बदलते जा रहा था। ये देखकर तिलिस्मी शेर की आंखें गुस्से से बड़ी हो गई और उसने इसी गुस्से के साथ उस लड़की से चिल्लाते हुए कहा, ये इलाका तुम्हारा नहीं है लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह पेश आओगी। ये कहकर उस गुस्से शेर ने जोर की दहाड़ निकाली, जिसकी गर्जन से तिलिस्मी जानवरों का पूरा इलाका हिल उठा और फिर शेर के दहाड़ते ही उसके शरीर में लगे क्रिस्टल्स अचानक से चमकने लगे और पलक झपकते ही उसका पूरा शरीर एक पर्पल कलर की आग से जलने लगा। ऐसा होते ही उस इलाके में अचानक इतनी गर्मी बढ़ गई कि काफी दूर खड़ा ध्रुव भी एक झटके में पसीने से तरबतर हो गया। तभी माथे पर से पसीना पोंछते हुए ध्रुव ने विदुर से कहा, कितना खौफनाक नजारा है आचार्य, आपको क्या लगता है जीत किसकी होगी? ध्रुव के इस सवाल पर विदुर ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, मुकाबलों में अगर सामने कोई ताकतवर हो तो इतनी आसानी से उसे खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर किसी के पास कोई खुफिया चाल हुई तो बात कुछ और होगी। रही बात इस मुकाबले की, तो मैं नहीं जानता कि ये मुकाबला कौन जीतेगा और कौन हारेगा।
ये तो हमें मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। विदुर की बात सुनकर ध्रुव चुपचाप अपना सिर हिलाने लगा। फिर उसने अपना सिर उठाकर अपने आसपास की गर्मी को बढ़ते देख फुसफुसाते हुए कहा, मुकाबला आखिरकार शुरू हो गया। ये कहकर ध्रुव ने देखा कि सामने उठा बवंडर अचानक तेजी से उस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर की तरफ बढ़ने लगा। वो बवंडर किसी जंगल की आग की तरह रास्ते की हर चीज को उड़ाते जा रहा था। हरे भरे पेड़ों से भरा घना जंगल कुछ ही पल में वीरान मैदान दिखने लगा था। उस जंगल में जितने भी तिलिस्मी जानवर थे वो बचते बचाते वहां से भागते फिर रहे थे। अच्छा है विदुर की वजह से ध्रुव उस हवा में नहीं उड़ गया था। वो अपने हाथों से अपने पास के पेड़ को कसकर पकड़ा हुआ था और वो अपनी आंखों से इस वक्त सामने के जंगल को उजड़ते हुए देख रहा था। ये देखकर वो काफी घबरा गया था। उसके बाद ध्रुव ने देखा कि तिलिस्मी शेर ने बवंडर को अपनी ओर आते देख अपने पंख फुरफुराना शुरू कर दिया। उसके पंख से अचानक तेज हवा निकलने लगी थी जो सीधे बवंडर की ओर जाती गई। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे दो अलग अलग रंगों की हवाएं आपस में टकराने वाली हों और फिर तेज रफ्तार से आती वो हवाएं आखिर एक दूसरे से टकरा ही गई। उनके टकराते ही बिजली गिरने जैसी एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, जिसके बाद पूरे माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। एक दूसरे से टकराने के बाद वो दोनों शक्तियां गायब हो गई और उस रहस्यमयी लड़की ने खुद तिलिस्मी शेर की तरफ उड़ना शुरू किया। उसके आर पार दिखने वाले पंख तेजी से उसे शेर के पास ले जा रहे थे और इसी बीच उसने अपनी तलवार को तेजी से घुमाना शुरू किया, जिसके बाद बिजली की रफ्तार से वो लड़की सीधे जाकर उस बड़े तिलिस्मी शेर के पास पहुंच गई। शेर को इस बात की भनक भी नहीं लग पाई थी और इसलिए उस लड़की ने तुरंत अपनी लंबी तलवार से एक हरे रंग का गोला हवा में बना दिया, जिसमें बहुत सारी छोटी तलवारें दिखाई देने लगी थी। फिर वो हरे रंग का गोला तेजी से घूमते हुए जाकर तिलिस्मी शेर के शरीर से टकराया, जिससे उसकी चमड़ी पर थोड़े निशान पड़ गए। लेकिन लड़की को हैरान करते हुए ये निशान अचानक गायब हो गए और उस शेर का शरीर बिल्कुल पहले जैसा हो गया। उस रैंक 6 के शेर के लिए यह हमला एक मामूली हमला था, जिसके बाद उसने अपना सिर घुमाते हुए अपनी सींग से एक लाल रंग की शक्ति निकाली, जो आग के गोले में बदल गई और लगभग 1 मीटर बड़ी हो गई। उस आग को देखकर वो लड़की अचानक से घबरा गई और फिर उसने परेशान होते हुए अपने खाली हाथ को अजीब तरीके से घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए उसने चिल्लाकर कहा, विंड फोर्स तकनीक। ये कहते ही उसके खाली हाथ से हरे रंग की हवा बाहर निकलने लगी, जिसकी मदद से उसने अपनी ओर आते आग के गोले को जैसे तैसे रोका। लेकिन तिलिस्मी शेर को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उस लड़की ने इस तरह उसका हमला नाकाम कर दिया था। इसलिए उसकी आंखें गुस्से से और बड़ी हो गई और फिर उसने तुरंत अपने बड़े जादुई पंजों से उस लड़की की ओर तेजी से भागना शुरू किया। शेर के इस हमले को देख लड़की के माथे पर अब शिकन दिखाई देने लगी और उसने जल्दी से अपने सामने हवा की एक 3 मीटर्स मोटी ढाल बनानी शुरू की। लेकिन फिर जैसे ही ढाल बननी पूरी हुई, शेर लड़की के बिल्कुल नजदीक आ गया था। फिर उस बड़े तिलिस्मी शेर ने जैसे ही अपने जादुई पंजों से हवा से बनी उस मोटी ढाल पर हमला किया, तो तुरंत ढाल चटकने की आवाज गूंजी और वो ढाल टूटकर हवा में ही बिखर गई। ये देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये तिलिस्मी शेर इतना ज्यादा ताकतवर निकलेगा। वो लड़की इस बात से भी हैरान थी कि इतना बड़ा शेर इतना फुर्तीला भी हो सकता था। अगर शेर की रफ्तार थोड़ी भी कम होती तो उस लड़की की ढाल और मोटी हो सकती थी, लेकिन शेर की रफ्तार ने उसे इस चीज का मौका ही नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर ढाल के टूटने पर उस तिलिस्मी शेर ने एक बार फिर जोर से दहाड़ लगाई और फिर बिना रुके वो धीरे धीरे उस लड़की की ओर हमला करने के लिए बढ़ने लगा। क्या वो खूबसूरत लड़की इस खूंखार दरिंदे के हमले से बच पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 92 मुकाबले का खात्मा। तिलिस्मी शेर के उस खतरनाक हमले को देख वो लड़की ज्यादा कुछ नहीं कर पाई और उसने तुरंत उस हमले से बचने की कोशिश की। वो लड़की अच्छी तरह से जानती थी कि उस तिलिस्मी शेर के ताकतवर हमले का सामना करना सीधे तौर पर बेवकूफ़ी होगी, इसलिए उसने फिलहाल के लिए बचना सही समझा। वही ध्रुव देख रहा था कि इस वक्त आसमान में वो तिलिस्मी शेर लगातार हमले किए जा रहा था, जिससे वो रहस्यमयी लड़की धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी। ये उसकी बुरी किस्मत थी कि शेर उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था, लेकिन वो शुक्र मना रही थी कि उसे कहीं कोई चोट नहीं पहुंची। ये देखकर ध्रुव मन ही मन उस लड़की के लिए खुश हो रहा था और अपनी आंखों के सामने चल रही लड़ाई को देखकर उसकी इच्छा तो हुई कि वो तालियां सीटियां मारने लग जाए, लेकिन सामने ताकतवर लोगों को लड़ते देख ध्रुव ने ऐसा कुछ करने की बेवकूफ़ी नहीं की।
क्योंकि उसके सामने जो लोग लड़ रहे थे वो किसी दक्ष या फिर महादक्ष रैंक वाले को तक आसानी से हरा दे, तो फिर ध्रुव तो उनके मुकाबले अभी बहुत कमजोर था। तभी विदुर ने थोड़ा परेशान होते हुए ध्रुव से कहा, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। इस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर का बचाव लाजवाब है और इस लड़की को अपनी शक्तियां अच्छे से काबू करते आती है। और क्योंकि ये दोनों शक्ति सम्राट है, इसलिए अगर ये बिना किसी खास तकनीक के यूं ही लड़ते रहे तो दोनों में से कोई नहीं जीत पाएगा। लेकिन ये बात आसपास की प्रकृति के लिए बहुत खराब है, क्योंकि अगर इनकी लड़ाई इसी तरह चलती रही तो सब तबाह हो जाएगा। विदुर की ये बात सुनकर ध्रुव ने मुकाबला देखते हुए विदुर से आगे कहा, लेकिन आचार्य, ये उड़ने वाला तिलिस्मी शेर तो बार बार हमला करने से पहले सूरज की तरफ देख रहा है। इसका मतलब उसकी शक्तियां सूरज के रहते रहते ज्यादा रहेंगी और शाम होते ही उसकी शक्तियां अभी के मुकाबले कम होने लगेगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये शेर जल्द से जल्द ये मुकाबला खत्म करना चाहेगा, क्योंकि सूरज अब लगभग ढलने ही वाला है। ये देखकर कि ध्रुव ने बहुत ही बारीक बात पकड़ी थी, विदुर खुश हो गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, क्या बात है ध्रुव, लगता है तुम्हें ताकत की बारीकी धीरे धीरे समझ आने लगी है। इतने कम वक्त में तुम ये तक समझ गए कि वो जलता सूरज ही इस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर की बढ़ी हुई ताकत की वजह है। आचार्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर ध्रुव समझ गया कि वो बिल्कुल सही सोच रहा था। इसलिए उसने अपनी सोच पर लगाम न लगाते हुए विदुर से आगे कहा, जहां तक मुझे समझ आ रहा है, इस शेर के शरीर पर लगे क्रिस्टल सूरज की रोशनी सोखते हुए अपनी शक्तियां बढ़ा रहे हैं। और ये जो पर्पल कलर की आग उसके आसपास है, उसकी वजह भी शायद वो क्रिस्टल्स ही हैं। आचार्य, क्या इस क्रिस्टल से निकलती आग को कोई हकीम रोशनी में बदलकर शरीर में डाल सकता है? ध्रुव की ये बात सुनते ही विदुर दंग रह गए। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ध्रुव ऐसा कुछ भी सोच सकता था। तभी हैरानी में ध्रुव को जवाब देते हुए विदुर ने कहा, ओह, तुम्हारी सोच की तो मैं दाद देता हूँ ध्रुव, काफी अच्छा सोचने लगे हो तुम। लेकिन एक हकीम के लिए इस तरह की शक्ति को बदल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। और इसकी वजह यह है कि ये तिलिस्मी शक्तियां इन तिलिस्मी जानवरों के पैदा होते ही इनके साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए इन्हें काबू में कर पाना किसी दिव्य रोशनी को काबू करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है। और इस शक्ति से बनी रोशनी की बराबरी दिव्य रोशनी से नहीं की जा सकती, क्योंकि ये उसके मुकाबले काफी कमजोर होती है। मेरे ख्याल से किसी कमजोर रोशनी के लिए इतनी ज्यादा मेहनत करना बेफिजूल ही होगा। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए बात को समझा और फिर वो बिना कुछ कहे सामने हो रहे खास मुकाबले पर ध्यान देने लगा। ताकतवर योद्धा और तिलिस्मी जानवर के बीच हो रहे इस मुकाबले ने जाने कितने छोटे तिलिस्मी जानवरों की नींदें हराम कर दी थी। इसलिए सारे ऐसे जानवर जो डर के मारे भागे नहीं थे, वो धीरे धीरे एक पहाड़ के पास इकट्ठा होने लगे, जहां से ये मुकाबला साफ दिखाई दे रहा था। ये जानवर कम से कम रैंक 3 के जानवर थे, जो बड़ी मुश्किल से इस खतरनाक इलाके में जिंदा रह पाते थे। लेकिन यहाँ के जानवरों में अपने रैंक की वजह से एक अलग तरह की समझदारी भी थी, जो बाहरी इलाके के तिलिस्मी जानवरों में बिल्कुल नहीं थी। तिलिस्मी जानवरों की इस दुनिया में भी एक अलग रैंकिंग सिस्टम चलता था। शुरुआती रैंक के तिलिस्मी जानवर आमतौर पर दुम दबाकर मुकाबले से भाग जाया करते थे। इसलिए जो जानवर फिलहाल टिककर मुकाबला देख रहे थे, उनकी तादाद वैसे तो बहुत कम थी, लेकिन ये गिने चुने तिलिस्मी जानवर भी काफी ताकतवर थे। इन जानवरों में सबसे आगे और सबसे बड़े 3 जानवर दिख रहे थे। उन तीनों जानवरों को देखते ही विदुर ने ध्रुव को बताया कि वो रैंक 5 के तिलिस्मी जानवर थे, जो इंसानी दुनिया में शक्तिमान रैंक के योद्धा बराबर ताकतवर थे। इन तीनों जानवरों को देखते हुए ध्रुव की दिल की धड़कन काफी तेज हो गई। उसने हमेशा कहानियों किस्सों में इन जानवरों का जिक्र सुना था, लेकिन ये पहली बार था जब वो अपनी आंखों के सामने ऐसे ताकतवर तिलिस्मी जानवरों को देख रहा था। ध्रुव ने मन ही मन उन्हें देखते हुए सोचा, अगर ये रैंक 6 का तिलिस्मी शेर और ये तीनों रैंक 5 के जानवर कुछ और छोटे तिलिस्मी जानवरों से मिल जाए तो ये एक ऐसी फौज बना लेंगे जिसे हराना शायद किसी के बस की बात नहीं होगी। और ये गिने चुने जानवर मिलकर न जाने कितनी सेनाओं को खत्म करके रख दे। लेकिन तिलिस्मी जानवर इंसानों से बहुत अलग होते थे। वैसे तो वहाँ बहुत से जानवर मौजूद थे, लेकिन एक ने भी आगे आकर तिलिस्मी शेर की मदद करने तक की कोशिश नहीं की। इसकी वजह ये नहीं थी कि वो जानवर शेर को पसंद नहीं करते थे, बल्कि असली वजह तो ये थी कि वो जानवर जंगल के पूर्वी इलाके के राजा का अपमान नहीं करना चाह रहे थे। वो सभी अंदर ही अंदर जानते थे कि इस मुकाबले का विजेता कौन होने वाला था। फिर आसमान में वो मुकाबला दोपहर से लेकर सूरज ढलने तक चलता रहा।
इसलिए जैसे ही उस उड़ने वाले शेर ने सूरज को ढलते हुए देखा तो उसने अचानक लड़की पर लगातार हमला करना बंद कर दिया। उस शेर की आंखें लाल दिख रही थी जिसमें एक अजीब सी पर्पल चमक दिखने लगी। वो इन आंखों से अपने सामने उड़ रही लड़की को घूर कर देख रहा था और फिर उसने गुर्राकर लड़की को धमकाते हुए कहा, इंसानी लड़की, तुमने अब मेरे सब्र का बांध तोड़ दिया है। ये सुनकर डरने की बजाय उस लड़की की आंखों में भी भरोसा था। वो लड़की दोपहर भर उस ताकतवर शेर के फुर्तीले और जानलेवा हमलों से बचती रही और फिलहाल जरा हौंफने लगी थी। अपनी इसी हौंफती आवाज में भी इज्जत के साथ उस लड़की ने तिलिस्मी शेर से कहा, मैं जानती हूँ कि आप यहाँ के राजा हैं सम्राट, और इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं यहाँ सिर्फ पर्पल क्रिस्टल के लिए आई हूँ और अगर आप वो मुझे दे देते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि चुपचाप यहाँ से चली जाऊंगी और आपको दोबारा कभी परेशान नहीं करूंगी। लड़की की बात सुनकर ध्रुव ने देखा कि थकान की वजह से उस लड़की के आसपास शक्तियां जल बुझ रही थी, लेकिन फिर भी उस लड़की ने हिम्मत नहीं खोई और अपने दिल की बात उस ताकतवर तिलिस्मी शेर के सामने रखी। मगर लड़की की ये बात सुनकर वो शेर बिल्कुल खुश नहीं हुआ, बल्कि उसे तो और ज्यादा गुस्सा आने लगा और अचानक उसका शरीर तेजी से जगमगाने लगा। फिर धीरे धीरे उसके शरीर के क्रिस्टल्स इतने ज्यादा चमकने लगे कि डूबते सूरज के सामने वो शेर खुद एक सूरज दिखने लगा। ये देखकर ध्रुव ने घबराते हुए विदुर से कहा, आचार्य, ये शेर तो अपनी असली शक्तियां दिखाने वाला है। लेकिन सिर्फ ध्रुव ही नहीं था जो ये खतरनाक नज़ारा देख रहा था। पहाड़ के पास खड़े बाकी जानवरों ने भी देखा कि अचानक से जंगल में चौंधियाने वाली पर्पल लाइट दिखाई देने लगी। इसे देखकर वो समझ गए कि उस इलाके का राजा अपना असली रूप दिखाने वाला था। इसलिए वो सभी जानवर डर के मारे कुछ कदम और पीछे हो गए। ये हाल सिर्फ छोटे जानवरों का ही नहीं बल्कि उन 3 रैंक 5 के बड़े जानवरों का भी था। वहीं दूसरी ओर तिलिस्मी शेर की इस अजीब चाल को देखकर वो रहस्यमयी लड़की भी परेशानी में आ गई। उसके माथे पर अब शिकन दिखने लगी और उसे अपने आसपास एक अजीब सी शैतानी शक्ति महसूस होने लगी जो अब तक लापता था। तभी अचानक एक तेज आंधी चलने लगी जो बहुत ज्यादा ताकतवर थी। उस आंधी के चलते ही पूरी जगह पर्पल कलर की रोशनी से चौंधियाने लगी और पलक झपकते ही वो चौंधियाने वाली पर्पल रोशनी अचानक सिकुड़कर एक आधे फुट का खंभा बन गई। फिर वो खंभा सीधे जाकर आसमान से जुड़ गया था। ये देखते ही विदुर ने हैरान होते हुए तुरंत ध्रुव से कहा, ये खंभा तो एक सील है ध्रुव। विदुर ने उस खंभे से शक्तियां निकलती हुई देखी थी और वो इसलिए हैरान हो गए थे। लेकिन ध्रुव को विदुर की हैरानी की वजह साफ समझ नहीं आई, इसलिए उसने विदुर से सवाल पूछते हुए कहा, ये सील क्या होती है आचार्य? इस पर विदुर ने ध्रुव की तरफ मुड़कर देखा और उसे सील के बारे में समझाते हुए कहा, कुछ हाई रैंक के तिलिस्मी जानवरों को पैदा होते ही सील का इस्तेमाल करना आ जाता है। लगता है ये उड़ने वाला तिलिस्मी शेर भी इसका इस्तेमाल करना अच्छे से जानता है। ध्रुव, अगर इस शेर ने सील का इस्तेमाल कर लिया तो वो लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। इतना कहकर विदुर ने देखा कि उस पर्पल खंबे से अचानक एक तेज रोशनी बिजली की रफ्तार से निकली और सीधे उस रहस्यमयी लड़की की तरफ जाने लगी। उस रोशनी के डार्क पर्पल कलर को देखकर विदुर ने एक बार फिर हैरान होते हुए ध्रुव से कहा, ये तो एमेथिस्ट सील है। कोट। विदुर के इतना कहते ही उस उड़ने वाले शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई जिससे पूरा इलाका जोर से गरज उठा। उस रोशनी के खंबे से निकलते ही शेर के सामने खड़ी लड़की के चेहरे पर परेशानी की लकीरें दिखाई देने लगी और फिर उस लड़की ने शेर के ताकतवर हमले से बचने के लिए तुरंत एक और हमला करते हुए कहा, विंड डांस तकनीक। उस लड़की के इतना कहते ही उसके शरीर से गहरे हरे रंग की शक्तियां निकलने लगी जो पंखों की तरह लगने लगी थी। वो पंखे जो लगभग 100 फीट के आसपास होंगे एक दूसरे से जुड़ने लगे और फिर तुरंत शक्तियों की मदद से वो पंखे चलने लगे जिससे एक बहुत तेज हवा सीधे तिलिस्मी शेर की तरफ जाने लगी। फिर जैसे ही वो पंखे शेर की बिजली जैसी रोशनी से टकराए तो एक बहुत तेज धमाका हुआ जिसमें वहां का नज़ारा अचानक धुंधला गया। दोनों के टकराने से ऐसी तेज आवाज निकली जैसे कोई 2 उल्कापिंड तेज रफ्तार में आते हुए एक दूसरे से टकरा गए हों। फिर एक पल के बाद जैसे ही धुआं छटा और सब साफ दिखने लगा तो सभी ने देखा कि लड़की का हमला नाकाम हो गया था और पर्पल रोशनी अब भी फैली हुई थी। उस रोशनी ने हवा के कितने पंखों को तबाह कर दिया जो उस लड़की ने अपनी शक्तियां इकट्ठा करके बनाए थे। और तभी अचानक वो पर्पल रोशनी अब सीधे उस लड़की की तरफ जाने लगे। उसके साथ ही दूसरी ओर से उस तिलिस्मी शेर ने भी भागना शुरू किया और फिर उसके पास पहुंचते ही वो पर्पल रोशनी शेर के पंजे से मिल गई। फिर शेर ने जैसे ही उस लड़की पर वार करने के लिए अपना पंजा उठाया
तो उसके पंजों में 5 नुकीले और बड़े नाखून शक्तियों के साथ मिलकर सीधे लड़की पर हमला करने के लिए तैयार हुए। अपने सिर पर खतरा मंडराते देख उस लड़की ने घबराते हुए तुरंत अपनी लंबी तलवार को सामने किया और थरथराती उंगलियों के साथ उसने जैसे तैसे चिल्लाते हुए कहा, तूफानी हवा तकनीक। इतना कहते ही उस लड़की की तलवार से अचानक एक तेज रोशनी निकली जिससे आसपास की हवा बहुत अजीब हो गई। वो रोशनी बिजली की रफ्तार से शेर के सिर की ओर गई, लेकिन तिलिस्मी शेर ने तुरंत उस रोशनी से बचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। इससे वो खतरनाक रोशनी उसके सिर के ऊपर से निकलने ही वाली थी कि अचानक उस रोशनी से तिलिस्मी शेर का सींग टकरा गया। वो लाल सींग, जो उस शेर के शरीर का सबसे कड़ा हिस्सा था, रोशनी से टकराते ही 2 हिस्सों में टूटकर बिखर गया। सींग के टूटते ही उस शेर को बहुत दर्द हुआ, जिससे वो जोर से कराह उठा। उसकी आवाज़ सुनकर ही सभी समझ गए कि उस शेर को कितना ज्यादा दर्द हुआ होगा। लेकिन तभी गुस्से में उस शेर ने तेजी से गुर्राते हुए तुरंत अपने पंजे से उस लड़की के सीने पर हमला किया, जिस वजह से वो लड़की उड़कर पीछे चली गई और उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलने लगा। तभी अचानक उस लड़की का चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से भागने का फैसला किया। फिर देखते ही देखते वो रहस्यमयी लड़की सबकी नजरों के सामने से ओझल हो गई। उसकी इस तेज रफ्तार को देखकर सामने खड़ा तिलिस्मी शेर हैरान भी था और नाराज भी, और इसी नाराजगी में उसने एक बार फिर जोर से दहाड़ निकाली। वो शेर अब पहले जितना ताकतवर नहीं रहा क्योंकि उसका सींग अब टूट चुका था। उसकी नाराजगी भरी दहाड़ इतनी ज्यादा तेज थी कि कुछ पल के लिए तो उस इलाके में भूकंप ही आ गया। वहां के पत्थर पर्वत सब उसकी दहाड़ के वाइब्रेशन से टूटकर गिरने लग गए। तभी उस उड़ने वाले शेर की नज़र पर्वत के पास खड़े तिलिस्मी जानवरों पर पड़ी और उसने उनकी तरफ देख जोर से चिल्लाते हुए कहा, जाओ और जाकर उस लड़की को लेकर आओ। मुझे किसी भी हाल में वो लड़की चाहिए है, जिंदा या फिर मुर्दा। इतना कहकर उस शेर ने एक बार फिर दहाड़ लगाई, जिसे सुनकर बाकी सारे जानवर हड़बड़ाते हुए वहां से जाने लगे। जानवरों की इस भगदड़ के बाद वो सभी आसपास के इलाके में लड़की को ढूंढने लगे। इस बात से ध्रुव को लगा कहीं वो जानवर उसे न देख ले, इसलिए समझदारी दिखाते हुए ध्रुव चुपचाप वापस गुफा की ओर जाने लगा ताकि किसी जानवर को उसकी भनक भी न लग सके। गुफा वापस जाने के रास्ते में ध्रुव की धड़कनें दिन भर के रोमांच की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। वो उस खतरनाक मुकाबले के बारे में सोचते हुए चला जा रहा था। आज के मुकाबले को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश था और इसी खुशी में उसने विदुर से कहा, आज तो मजा ही आ गया आचार्य। उस लड़की का वो आखिरी हमला कितना ताकतवर था। अगर वो तिलिस्मी शेर सही वक्त पर झुका नहीं होता तो आज तो उसकी शामत ही आनी थी। ध्रुव जानता था कि ऐसे मुकाबले आमतौर पर नहीं देखे जाते थे और इसलिए वो खुद को बहुत खुशनसीब समझ रहा था। फिर जानवरों की नज़रों से बचते बचाते ध्रुव आखिरकार झरने के पास आ पहुंचा और फिर वहां रखी कढ़ाई और बाकी सामान अपनी अंगूठी में डालने लगा। लेकिन सामान अंगूठी में डालकर वो जैसे ही गुफा की ओर बढ़ने लगा तो उसे बहते पानी में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो पूरी तरह से दंग रह गया। आखिर क्या देख लिया ध्रुव ने बहते पानी में? कहीं ये कोई खतरनाक तिलिस्मी जानवर तो नहीं था? जवाब जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 93 शक्ति सम्राट का इलाज। बहते पानी में ध्रुव ने ऐसा कुछ देखा जिससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। झरने से उतरते नदी के पानी में उसे एक लड़की बहती हुई दिखाई दे रही थी। उस लड़की की आंखें बंद थी और उसका पीला पड़ चुका चेहरा ये साफ बता रहा था कि वो बहुत बुरी तरह से घायल थी। ध्रुव ने जब उसे थोड़े और गौर से देखा तो वो उस लड़की को पहचान गया जो इस वक्त पानी में तैर रही थी। वो लड़की वही शक्ति सम्राट थी जिसने थोड़ी देर पहले रैंक 6 के उड़ने वाले तिलिस्मी शेर के साथ मुकाबला किया था। उस लड़की को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो पानी में बेहोश पड़ी हुई थी। वही ध्रुव को इस वक्त ये समझ नहीं आया कि उस लड़की की मदद की जाए या फिर नहीं, या फिर उसे ऐसे ही पड़े रहने दे। इस बात की झिझक ध्रुव के दिल में इसलिए थी क्योंकि लड़की की मदद करने पर ध्रुव वहां के तिलिस्मी जानवरों के खिलाफ हो जाएगा और इसका मतलब था उस हाई रैंक वाले तिलिस्मी शेर के खिलाफ होना। लेकिन अगर ध्रुव ने लड़की की मदद नहीं की तो फिलहाल वो जिस हाल में थी उस हाल में तो वो जानवरों से बचकर नहीं भाग पाती और तिलिस्मी शेर तो गुस्से में उसके टुकड़े टुकड़े तक करने को तैयार था। इस वक्त ध्रुव को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन तभी उसे थोड़ी दूरी पर तिलिस्मी जानवरों की आवाज़ सुनाई दी जो पास के जंगल से आ रही थी। जानवरों की आवाज़ सुनते ही ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बेहोश पड़ी लड़की को देखते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत सचमुच बहुत अच्छी है। इतना कहकर वो भागते हुए पानी के पास गया
और फिर उसने बहते पानी में जाकर उस लड़की को उठा लिया, जो पानी में बहते हुए पूरी तरह से भीग चुकी थी। ध्रुव ने जैसे ही उस लड़की को अपनी बाहों में उठाया तो उसे एक गर्माहट सी महसूस हुई जो उसे बहुत अच्छी लगी। फिर अपनी जीभ को दांतों तले दबाते हुए ध्रुव ने अपने जज्बातों को काबू किया और उस भीगी हुई खूबसूरत लड़की को उठाकर वो भागते हुए तुरंत गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर जाने के पहले ध्रुव ने देखा कि विदुर ने गुफा की एंट्रेंस से कुछ 10 मीटर पहले एक जादुई पाउडर छिड़क रखा था। दरअसल तिलिस्मी जानवर इस जादुई पाउडर से नफरत करते थे और इसलिए इसके आसपास भी नहीं भटकते थे। इस वजह से ध्रुव समझ गया कि गुफा अब तिलिस्मी जानवरों से पूरी तरह सुरक्षित हो गई थी। फिर जैसे ही ध्रुव गुफा के अंदर घुसा तो उसने बिना कोई वक्त ज़ाया किए उस लड़की को सीधे ले जाकर एक पत्थर पर लेटा दिया। उसके बाद वो लड़की के बगल में ही बैठ गया और गहरी सांसें लेने लगा। इस वक्त ध्रुव को मौका मिल गया था कि वो आराम के साथ साथ उस ताकतवर और खूबसूरत लड़की को भी निहार सकता था। इतने करीब से लड़की की खूबसूरती देखकर ध्रुव की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी महान पेंटर ने इस लड़की का पोर्ट्रेट बनाया हो और उस पोर्ट्रेट की कीमत न जाने कितने सोने के सिक्के थी। इस बेशकीमती नज़ारे को अपनी आंखों के सामने देखकर ध्रुव खुद को खुशनसीब तो समझ ही रहा था, लेकिन लड़की का चेहरा बेहोशी में इतना मासूम दिख रहा था जैसे किसी नन्हे सोते हुए बच्चे का चेहरा। फिर ध्रुव की नज़रें लड़की के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर पड़ी और फिर धीरे धीरे निगाहें नीचे करते हुए ध्रुव ने जैसे ही उस लड़की के सीने को देखा तो लड़की का सीना देखकर ध्रुव अचानक घबरा गया। उस लड़की के सीने पर पंजे के गहरे घाव बने हुए थे जिसमें से लगातार खून बहे जा रहा था। इस बहते खून की वजह से उसके कपड़े भी अब तक लाल रंग के हो गए थे। वो लड़की फिलहाल बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसके चेहरे से ये साफ समझ आ रहा था कि बेहोश होने के एक पल पहले वो काफी दर्द में रही होगी। तभी ध्रुव ने उस लड़की की हालत देखते हुए कहा, इसे तो इलाज की जरूरत है, और वो भी जल्द से जल्द। इतना कहकर ध्रुव ने तुरंत अपनी स्टोरेज अंगूठी रगड़ते हुए उसमें से 10 हरे रंग की बोतलें बाहर निकाली और फिर थोड़ा झिझकते हुए उसने अपने हाथ उस लड़की के कपड़े की तरफ करके उसे खींचना शुरू ही किया था कि अचानक उस लड़की ने अपनी आंखें खोली। उस लड़की ने आंख खोलते ही देखा कि ध्रुव उसके कपड़े पकड़ा हुआ था, जिससे वो थोड़ा शर्मा गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में नाराजगी साफ दिखने लगी। उसकी गुस्से भरी नजरों को देखकर ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे तुम, मेरा मतलब है आप तो होश में आ गई। आप ठीक तो है ना? लड़की के होश में आते ही ध्रुव भी शर्माने लगा और डर के मारे वो कुछ कदम पीछे हुआ। फिर हाथ में हरे रंग की बोतल लिए उसने लड़की को समझाते हुए कहा, देखिए कुछ गलत मत समझिएगा, मैं तो सिर्फ आपके जख्मों का इलाज करना चाह रहा था, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था, और मैं आपके जख्मों पर दवा इसलिए मलने वाला था क्योंकि आप उस वक्त बेहोश थी, लेकिन अब जो आप फिर से होश में आ गई हैं तो आप खुद ही दवा लगा सकती हैं। ये कहते हुए ध्रुव ने वो हरे रंग की दवा की बोतल उस लड़की के बगल में रख दी और फिर से वो कुछ कदम पीछे हट गया। आज लड़की की ताकत देखने के बाद ध्रुव फिलहाल उससे थोड़ा ज्यादा डर रहा था, क्योंकि उसे लगा कहीं उस लड़की का दिमाग न फिर जाए और वो ध्रुव को एक ही झटके में मार न डाले। वहीं दूसरी ओर उस लड़की ने ध्रुव को जैसे ही कुछ कदम पीछे हटते देखा तो उसने एक राहत की सांस ली और अब उसकी आंखों में पहले जितनी नाराजगी भी नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही उस लड़की ने वो दवा अपने जख्मों पर लगाने की कोशिश की तो उसे समझ आया कि शक्तियों की वजह से उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। इसके बावजूद वो रहस्यमयी लड़की कुछ देर और कोशिश करती रही, लेकिन आखिरकार हार मानकर उसने आह भरते हुए अपनी आंखें बंद की। फिर एक पल के बाद गुस्से में अपने दांत पीसते हुए उस लड़की ने ध्रुव से कहा, उस बेवकूफ दरिंदे ने तो मुझ पर सील लगा दी है। उसे गुस्सा होते देख ध्रुव, जिसने फिलहाल गुफा का एक कोना पकड़ लिया था, उखड़ू बैठकर उस लड़की की नाकाम कोशिशों को देखे जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर लड़की के लिए काफी बुरा भी लग रहा था, लेकिन इसके बावजूद उसकी हिम्मत नहीं हुई वो लड़की के पास आकर दवा लगाने में उसकी मदद करे। फिर कुछ देर की और नाकाम कोशिश के बाद उस लड़की ने आखिरकार अपनी कोशिशों पर लगाम लगाई और फिर अपना सिर घुमाते हुए वो खूबसूरत नजरों से ध्रुव की तरफ देखने लगी। उस लड़की ने देखा कि ध्रुव इस वक्त हाथ में लकड़ी का टुकड़ा लिए जमीन पर गोले बना रहा था। उसे गौर से देखकर वो लड़की समझ गई कि ध्रुव के मन में कोई खोट नहीं था और वो सच में सिर्फ उसकी मदद ही करना चाह रहा था। यही सोचते हुए लड़की ने अपनी प्यारी आवाज में ध्रुव से फुसफुसाते हुए कहा, क्या तुम दवा लगाने में मेरी मदद कर सकते हो? उसकी मीठी आवाज सुनकर ध्रुव के कानों को जैसे सुकून मिल गया
और उसने अपना सिर उठाकर लड़की की तरफ देखते हुए सवाल किया, आप मुझसे बात कर रही हैं? ये सुनकर लड़की ने हल्की सी खींच के साथ ध्रुव को जवाब दिया, जी हाँ। गुफा में आपके और मेरे अलावा तो कोई और है नहीं। इस पर ध्रुव ने तुरंत अपने बेवकूफ़ी भरे सवाल को समझा और फिर बात को संभालने की कोशिश करते हुए लड़की से कहा, जी मैं बिल्कुल आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, और वो शर्त यह है कि आप मेरी आंखें नोचकर बाहर नहीं निकालेंगी, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए मुझे आपके शरीर को देखना ही होगा। लेकिन ध्रुव की बात सुनकर उस लड़की को समझ नहीं आया कि वो मुस्कुराए या फिर नाराज होए, इसलिए उसने चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव को बताया, तुम जितना समझ रहे हो मैं उतनी खूंखार भी नहीं हूँ। जब तक तुम अपने हाथ और जुबान को काबू में रखोगे तब तक मैं तुम्हें किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की बात से ध्रुव को उस पर भरोसा हो गया और उसने उठकर धीरे धीरे लड़की की ओर चलना शुरू किया। चलते चलते एक बार फिर ध्रुव की नज़र उस लड़की के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए अपनी सोच पर लगाम लगाया। ध्रुव जैसे ही लड़की के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि पास आते ही ध्रुव की धड़कनें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी के साथ ध्रुव ने उस लड़की के सीने पर गौर किया, जिसमें शेर के पंजों के खतरनाक निशान बने हुए थे। फिर ध्रुव ने उस लड़की के कपड़ों को हल्का सा नीचे किया ताकि वो लड़की के कपड़ों को उस जख्म से अलग कर पाए, और ऐसा करना ध्रुव के लिए ज़रूरी इसलिए हो गया था क्योंकि खून ने कपड़े को जख्म से चिपका कर रखा था। जैसे ही ध्रुव ने कपड़े को जख्म से अलग करने के लिए थोड़ा खींचा तो लड़की की दर्दनाक चीख निकली। ध्रुव समझ पा रहा था कि वो लड़की इस वक्त कितने दर्द में थी, इसलिए उसने बिना वक्त ज़ाया किए हरे रंग की बोतल से दवा अपने हाथ पर ली और फिर उस लड़की की आंखों में देखा जो इस वक्त काफ़ी दर्द में दिख रही थी। लेकिन दर्द के अलावा वो इस वक्त शर्म के मारे भी लाल हो रखी थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव उसके बहुत करीब था और फिलहाल उसके सीने को छूने वाला था, इस वजह से वो थोड़ा कँपकँपाने भी लगी थी। लेकिन इन बातों के बावजूद ध्रुव ने हिम्मत करते हुए हरे रंग की बोतल से अपने हाथों में दवा ली और फिर उसे लड़की के जख्मों पर लगाने के लिए तैयार हुआ। जैसे ही ध्रुव अपना हाथ लड़की के पास ले गया, उसे अचानक लड़की की चेतावनी भरी आवाज़ सुनाई दी, अपने हाथ और नज़रें ज़रा संभाल कर रखना। उसकी इस धमकी को सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। फिर ध्रुव ने अपनी आंखों और हाथ पर पूरी तरह से काबू पाते हुए सिर्फ लड़की के जख्म की तरफ ध्यान दिया। उसने देखा कि जैसे ही ध्रुव अपने हाथ को लड़की के बिल्कुल करीब लाया तो लड़की का चेहरा शर्म से और ज़्यादा लाल होने लगा। इसके बाद ध्रुव ने धीमी आवाज़ में उस लड़की से कहा, जख्म पर खून सूख चुका है, दवा लगाने के पहले मुझे इस जख्म को साफ करना होगा। ध्रुव ने कपड़े को इतना ही नीचे किया था जिससे कि उसे सिर्फ जख्म दिख पाए और कुछ नहीं। उसकी इस हरकत से लड़की को ध्रुव पर थोड़ा भरोसा हो गया था, इसलिए उसने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव को जख्म साफ करने की इजाज़त दी। इजाज़त मिलते ही ध्रुव ने सबसे पहले एक साफ कपड़ा लिया और अंगूठी में से एक हरे रंग की बोतल निकालते हुए उसने उस बोतल में से हरे रंग का लिक्विड कपड़े पर गिराया और फिर वो लड़की के जख्म को आहिस्ता आहिस्ता साफ करने लगा। ध्रुव के छूने से वो लड़की शर्माहट महसूस कर रही थी, लेकिन वो मन ही मन ध्रुव की शुक्रगुजार भी थी कि ऐसे मुश्किल वक्त में अनजान होने के बावजूद ध्रुव उसकी इतनी मदद कर रहा था। फिर जैसे ही जख्म पूरी तरह से साफ हुआ तो ध्रुव ने एक हरे रंग की बोतल से सफ़ेद पाउडर निकालते हुए जख्म पर छिड़कना शुरू किया। उस पाउडर के जख्म से चिपकते ही उस लड़की ने दर्द भरी आवाज़ निकाली, जिसके जवाब में ध्रुव ने उससे कहा, फिक्र मत करो, बस हो ही गया। ये कहते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसके साथ उसने अपनी अंगूठी में से एक और कपड़ा निकाला और फिर जख्म पर दवा मलने के बाद उसे उस कपड़े से लड़की के जख्म को ढक दिया। इस दौरान ध्रुव की नज़रें एक बार भी इधर उधर नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसी चीज़ की हल्की सी झलक मिल गई जो शायद उसे नहीं देखनी चाहिए थी। लेकिन ध्रुव इस बात से खुश था कि कम से कम उसने जानबूझकर तो कुछ गलत देखने के बारे में नहीं सोचा था, नहीं तो वो लड़की पक्का ध्रुव को चोट पहुंचाने के बारे में सोचने लगती। आखिरकार जब लड़की के जख्म का इलाज खत्म हुआ तो ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहा, ठीक है, मैंने जख्म का बाहर तो इलाज कर दिया है, लेकिन अंदर से घाव भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस दौरान मुझे उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल रखोगी, और रही बात उस सील की, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, उसका इलाज तो तुम्हें खुद ही करना होगा। ये कहकर ध्रुव ने अपने हाथ साफ किए और वो एक बार फिर कुछ कदम पीछे हट गया। उसके ऐसा करते ही लड़की ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। इस घटना के बाद ध्रुव बार बार बाहर जाकर ध्यान रखने लगा
कि कहीं कोई तिलिस्मी जानवर लड़की को ढूंढते हुए तो गुफा में नहीं आ पहुंचा। लेकिन ध्रुव की किस्मत अच्छी थी कि आचार्य विदुर का बनाया पाउडर इतना असरदार था कि वैसे तो जानवर गुफा के पास नहीं आते, लेकिन अगर कभी भूले भटके वहां आने भी वाले होते तो पाउडर की गंध से वो पलटकर वापस चले जाया करते। इसलिए अगले कुछ दिनों में तो किसी को ध्रुव का पता लग ही नहीं पाया। तभी एक दिन ध्रुव की अंगूठी से विदुर अचानक बाहर आ गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुव, जब तक ये लड़की तुम्हारे साथ रहेगी तुम पर मुसीबत का साया बना रहेगा। क्या तुमने इस बारे में कुछ सोचा है? विदुर की इस बात के जवाब में ध्रुव ने हंसते हुए कहा, आचार्य, वो लड़की एक शक्ति सम्राट है और आज जब उसे मदद की जरूरत है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। लेकिन अगर कल को मुझे कभी उसकी मदद की जरूरत हुई तो मुझे पता है वो हमारी मदद करने के लिए मना नहीं करेगी। और जरा सोचिए, अगर कोई शक्ति सम्राट हमारी मदद करे तो हम कौन सी मुसीबत से नहीं निपट पाएंगे। इस मुकाबले ये जो थोड़ा बहुत खतरा हम झेल रहे हैं वो तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर विदुर ने ध्रुव की बात को समझते हुए कहा, इसका मतलब तुम उस लड़की का फायदा उठाना चाह रहे हो और तुम उसके सबसे बुरे वक्त में उसके साथ सिर्फ इसलिए हो ताकि कल को कभी तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम्हारे पास एक शक्ति सम्राट रैंक की योद्धा हो जो बहुत कुछ हासिल कर सकती है। मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझ गया ध्रुव। वैसे तो मुझे ये सोच ज्यादा पसंद नहीं आई, लेकिन ये बात असरदार तो जरूर है। विदुर की इस बात पर ध्रुव ने तुरंत उन्हें जवाब देते हुए कहा, आचार्य, अगर मैं सच में सिर्फ उसका फायदा उठाना चाह रहा हूँ तो ठीक होकर सबसे पहले वो लड़की मुझे ही जान से मारेगी। इतना कहकर ध्रुव ने एक बार फिर अपने आसपास के इलाके को ध्यान से देखा और फिर जैसे ही उसे भरोसा हो गया कि आसपास कोई खतरा नहीं मंडरा रहा था तो उसने अपना हाथ दिखाते हुए विदुर से कहा, मुझे कोई खतरा नहीं दिख रहा आचार्य, चलिए वापस गुफा में चलते हैं। इतना कहकर उसने विदुर के जवाब का इंतजार न करते हुए पत्थरों पर छलांग लगाए और फिर वो गुफा की ओर जाने लगा। वही विदुर भी वापस अंगूठी में चले गए। क्या उस शक्ति सम्राट रैंक की लड़की से ध्रुव को कोई खतरा है? जवाब पाने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 94 गलती से मिस्टेक। गुफा में वापस लौटते ही ध्रुव ने देखा कि वो रहस्यमयी लड़की जो पहले एक पत्थर पर लेटी हुई थी अब उठकर बैठ गई थी और उसने जैसे ही ध्रुव को अंदर आते देखा तो मुस्कुराते हुए उससे कहा, वापस आ गए तुम। लड़की की ये बात सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और पीठ पर भारी पत्थर लिए लड़की के पास जाने लगा। फिर पास पहुंचकर ध्रुव ने अपनी अंगूठी रगड़ते हुए उसमें से कुछ मछलियां निकाली और फिर पास ही आग सुलगाते हुए कहा, क्या तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर रही हो? इस पर वो लड़की धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हुई और ध्रुव के पास आने लगी। लड़की के पास आने से पहले ध्रुव को उसकी खुशबू का एहसास हुआ और अचानक उसकी धड़कनें तेज हो गई। फिर वो लड़की सीधे आकर ध्रुव के पास बैठ गई और उसने ध्रुव की तरफ देखते हुए अपनी मीठी आवाज में कहा, शरीर के ये घाव तो मामूली है, असली मुसीबत तो ये सील तकनीक है। इससे ठीक होने में मुझे कुछ दिन तो लगेंगे ही। उस लड़की की ये बात सुनकर ध्रुव ने मछली को पतली लकड़ियों में फंसा दिया और फिर आग की मदद से उसे भूंजने लगा। फिर जैसे ही मछली धीरे धीरे सिकना शुरू हुई तो ध्रुव ने लड़की की तरफ देखते हुए कहा, जब तक तुम सील तकनीक से पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रुको, क्योंकि तिलिस्मी जानवर इस जगह को कभी ढूंढ नहीं पाएंगे। इतना कहकर ध्रुव मछलियों पर नमक मसाला छिड़कने लगा और वो लड़की उसे ये करते हुए देख रही थी। तभी उस लड़की के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट दिखाई दी, जिसके साथ उसने ध्रुव से कहा, एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे अंदर हिम्मत तो बहुत है। लोग जंगल के मुख्य इलाके से डरते हैं और तुम यहाँ खतरनाक इलाके में सिर्फ एकलव्य रैंक की ताकत लिए घूम रहे हो। लड़की की इस बात का जवाब देते हुए ध्रुव ने तुरंत उसे बताया, यहाँ आने की मेरी कोई दिली इच्छा नहीं थी, मैं तो किसी से भागकर यहाँ आया हूँ। वैसे वो सब छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम्हारा नाम क्या है? ध्रुव के इस सवाल पर लड़की ने मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए जवाब दिया, कैसे बताती? इससे पहले तुमने पूछा भी तो नहीं था। वैसे मेरा नाम याना है। याना? ओहान साम्राज्य में इस नाम के शक्ति सम्राट का जिक्र ध्रुव ने पहले कभी नहीं सुना था। ये सोचकर ध्रुव को लगा कि शायद वो लड़की अपना असली नाम छुपा रही थी। इसलिए ध्रुव ने भी अपनी पहचान छुपाने के लिए मछलियों को तैयार करते हुए लड़की से कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा याना, मेरा नाम ध्रुवेंद्र है। ध्रुव का ये जवाब सुनकर याना ने ये सोचने की भी जहमत नहीं उठाई कि वो ध्रुव का असली नाम था या फिर नकली, और इसकी वजह ये थी शक्तियां सील हो जाने के बावजूद
उसे एकलव्य रैंक के लड़के से कोई खतरा नहीं हो सकता था। फिर ये छोटी सी बातचीत वही खत्म हुई और गुफा में अचानक एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसी सन्नाटे में ध्रुव ने देखा कि मछलियां पूरी तरह से पक गई थी, इसलिए उसने गर्मा गर्म मछली अपने हाथ से निकालते हुए अपने पास बैठी खूबसूरत लड़की को ऑफर की। उस लड़की ने भी चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए वो मछली ध्रुव के हाथों से ले ली और फिर उसकी खुशबू अंदर लेते हुए उसने मछली का एक छोटा सा बाइट लिया। उस लड़की के लाल होठों को खाना चबाते देख ध्रुव को अपने खाने के तरीके पर थोड़ी शर्म आ गई, लेकिन तभी लड़की ने ध्रुव से एक सवाल पूछा, क्या तुम कोई हकीम हो? ये सवाल पूछने की वजह ये थी कि याना ने ध्रुव के पास काफ़ी सारी हरी बोतलें देखी थी, जो आमतौर पर अक्सर किसी हकीम के पास ही देखने को मिलती थी। लेकिन ध्रुव ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि याना को सच पता चले, इसलिए उसने मुंह में खाना ठूसते हुए धीमी आवाज में कहा, हकीम नहीं, डॉक्टर। ये सुनकर याना ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए इशारा किया कि आखिर वो हरी बोतलों के पीछे का राज अब जान गई थी। लेकिन ध्रुव के ये कहने पर याना की आंखों में जो चमक सवाल पूछते वक्त दिखाई देने लगी थी, वो अब लगभग गायब हो गई थी। इसकी वजह ये थी सब एक हकीम और एक डॉक्टर के बीच का फासला अच्छी तरह से समझते थे। तभी याना ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, वैसे मेरा एक दोस्त है जो हकीम है। अगर तुम चाहो तो मैं अपना मिशन पूरा करके मैं तुम्हें उससे मिलवा सकती हूँ। उस लड़की की ये बात सुनकर ध्रुव पहले तो थोड़ा हैरान हुआ, फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए याना से कहा, शुक्रिया, लेकिन मेरे पास पहले से ही एक गुरु है, इसलिए मैं आपके दोस्त से मिल तो सकता हूँ, लेकिन सीखूंगा तो मैं अपने गुरु से ही। ध्रुव का इस तरह से मना कर देना याना को अच्छा नहीं लगा। उसके खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब हैरानी थी, क्योंकि जब भी वो किसी को किसी से मिलवाने के लिए कहती थी तो कोई कभी उसे मना नहीं करता था। ये पहली बार था जब किसी ने याना के ऑफर को इस तरह से ठुकरा दिया और उसका मन तो हुआ कि वो ध्रुव से कहे, तुम जानते भी हो मैं तुम्हें किससे मिलवाने की बात कर रही हूँ। लेकिन फिर याना ने अपनी बात को अंदर ही रखा और वो चुपचाप अपना सिर हिलाने लगी। वही ध्रुव को इतनी भूख लगी थी कि वो बातों बातों में एक पूरी मछली खा गया और अब वो दूसरी मछली खाने की तैयारी में लगने ही वाला था कि उसने याना से एक सवाल किया जो उसे कुछ वक्त से परेशान कर रहा था, जब तुम्हारे घाव पूरी तरह से भर जाएंगे तो क्या तुम फिर से उस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर से मुकाबला करोगी? ध्रुव के इस सवाल का जवाब देते हुए याना ने एक आह भरी और फिर ध्रुव से कहा, हाँ, क्योंकि मुझे उस एमेथिस्ट क्रिस्टल की बहुत ज़रूरत है। ये सुनकर ध्रुव ने आगे कुछ नहीं कहा। ध्रुव ने याना और तिलिस्मी शेर की लड़ाई देखी थी, जिसके बाद उसे नहीं लगा था कि याना उस ताकतवर उड़ने वाले शेर से कभी जीत सकती थी। लेकिन तभी याना ने ध्रुव का चेहरा देखा और वो समझ गई कि ध्रुव के दिमाग में क्या चल रहा था। उसे लगा कि ध्रुव उसे तिलिस्मी शेर से कमज़ोर समझ रहा था और इसलिए ये गलतफहमी दूर करने के लिए याना ने ध्रुव को समझाते हुए कहा, तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन उस तिलिस्मी शेर और मेरी शक्तियों में ज़्यादा फर्क नहीं है। वो तो बस मैंने उम्मीद नहीं की थी उस शेर को कोई सीलिंग तकनीक भी आती होगी और इसलिए आज इस हाल में हूँ। लेकिन अगली बार मैं उसके इस हमले के लिए तैयार रहूंगी और मैं उसके इस हमले का सामना अपनी तूफानी हवा तकनीक से करूंगी और उस दरिंदे से हरगिज़ वो मुकाबला नहीं हारूंगी। याना के भरोसे को देखकर और उसकी बात सुनकर ध्रुव ने उससे कहा, वैसे मानना पड़ेगा कि तुम्हारी वो तकनीक है तो काफ़ी शक्तिशाली। ध्रुव ने देखा था कि कैसे उस तकनीक से निकली शक्ति ने उस उड़ने वाले तिलिस्मी शेर की कड़ी सींग को भी 2 टुकड़ों में काट दिया था। लेकिन शेर की सील तकनीक के खिलाफ न जाने इस बार याना का क्या अंजाम होने वाला था। तभी ध्रुव का खाना भी खत्म हो गया और इसलिए वो चुपचाप खड़ा हुआ और फिर अपनी पीठ सीधी करते हुए उसने याना से कहा, मेरा खाना तो हो गया, अब मैं थोड़ी देर ट्रेनिंग करूंगा और मुझे उम्मीद है तुम्हें उससे कोई तकलीफ नहीं होगी। इस पर याना ने अपना सिर हिलाते हुए उसे बताया कि उसे ध्रुव के ट्रेन करने से कोई दिक्कत नहीं है। फिर ध्रुव हाथ मुंह धोकर चुपचाप एक पत्थर पर जाकर बैठ गया और फिर ट्रेनिंग की पोजीशन लेते हुए उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। याना इस वक्त ध्रुव को ट्रेन करते देख रही थी। फिर वो खड़े होकर अपने हाथ धोने चली गई, लेकिन रास्ते में उसने रुककर ध्रुव को थोड़ा ध्यान से देखा। उसकी आंखें इस वक्त ध्रुव के शरीर के आसपास शक्तियां मंडराते देखने लगी और तभी उसके मन में एक सवाल आया, ये लड़का कौन सी क्लास की ट्रेनिंग कर रहा है? लगता है इसका गुरु कोई पागल इंसान है, नहीं तो वो किसी कम रैंक वाले को इस तरह की ट्रेनिंग क्यों करवाएगा? इतना कहकर अचानक उसे मन ही मन ध्रुव के लिए थोड़ा बुरा लगा। और वैसे तो याना विदुर से अब तक मिली भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके मन में विदुर की इज्जत थोड़ी कम हो गई।
उसके बाद याना ने अपने हाथ धोए और फिर धीरे धीरे वो अपने शरीर पर इस्तेमाल की गई सील तकनीक को तोड़ने की कोशिश में लग गई। सील तोड़ने के लिए वो पालती मार कर बैठने लगी कि तभी उसके दिमाग में एक और बात आई और उसने सोचा, अपना काम पूरा करके मैं ज़रूर इस लड़के की मदद करूंगी। मुझे इस लड़के में कुछ तो बात दिख रही है और मैं इसे इस तरह बर्बाद होते नहीं देख सकती। फिर अगले कुछ दिनों तक याना अपने शरीर को सील तकनीक के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश में लगी रही, और क्योंकि ध्रुव की खातिरदारी कुछ ज्यादा ही अच्छी थी, इसलिए उन दोनों के बीच एक अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। वही सील की वजह से शरीर पर पूरी तरह से काबू न पाने की वजह से याना का गुरूर भी अब थोड़ा कम हो गया था। इसलिए पहले के मुकाबले ध्रुव भी याना से अब खुलकर बात करने लगा था। गुफा की ये जिंदगी इसी तरह शांति से चलती रही, लेकिन 2 दिन बाद अचानक ध्रुव को किसी भेड़िया की चीख सुनाई दी। ये किस्सा तब हुआ जब ध्रुव और याना ने दोपहर का खाना खाकर खत्म ही किया था। भेड़िए की उस आवाज़ से ध्रुव के चेहरे का रंग ही बदल गया, क्योंकि वो समझ गया था कि ये आवाज़ गुफा के आसपास से ही आ रही थी। इसलिए वो तुरंत खड़ा हुआ और उसने कुछ सोचकर गुस्से भरी नज़रों से याना की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया, आखिर हम लोग पकड़े कैसे गए? इस वक्त ध्रुव के दिमाग के घोड़े काफ़ी तेज दौड़ रहे थे, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि गुफा के पास वो पाउडर छिड़कने के अलावा गुफा से बाहर निकलने पर भी ध्रुव वो पाउडर अपने शरीर पर लगाया करता था, ताकि किसी भी जानवर को उसकी कोई भनक न लग पाए। इसलिए उसे शक हुआ कि कहीं इस लापरवाही की वजह याना तो नहीं थी। ये सोचते हुए जैसे ही ध्रुव ने याना के चेहरे को देखा तो वो समझ गया कि माजरा क्या था, लेकिन फिर भी उसने अपना शक पक्का करने के लिए याना से पूछा, कहीं तुम आज गुफा से बाहर तो नहीं गई थी? ध्रुव के इस सवाल को सुनकर और उसके परेशानी भरे चेहरे को देखते हुए याना का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया, और उसने दबी हुई आवाज में ध्रुव के सवाल का जवाब देते हुए कहा, वो दरअसल मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, लेकिन मतलब मैं गुफा के बाहर गई थी, लेकिन सिर्फ नहाने के लिए। ये सुनकर ध्रुव ने अपना हाथ जोर से अपने माथे पर मारते हुए कहा, हे भगवान, ये लड़की तो मुझे मरवा कर ही मानेगी। ये कहकर उसके चेहरे की परेशानी और ज्यादा बढ़ती दिखी, जिसके बाद उसने तुरंत अपनी पीठ पर टंगा काला पत्थर टाइप किया और फिर दांत पीसते हुए याना को समझाया, ध्यान से सुनो मेरी बात। चाहे कुछ हो जाए तुम यहाँ से बाहर नहीं निकलोगी। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है और हम सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। तब तक मैं जाकर उस तिलिस्मी जानवर का ध्यान गुफा से भटकाता हूँ। ध्रुव की ये बात सुनते ही याना ने देखा कि वो पलटकर बाहर जाने लगा था। याना को लगा कि ये गलती उसकी थी और इसलिए बाहर भी उसे जाना चाहिए था। इसलिए उसने ये सोचते हुए ध्रुव से कहा, बेहतर होगा अगर मैं बाहर जाऊं। इसकी पहली वजह तो ये कि ये गलती मेरी ही थी, और दूसरी वजह ये कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए मेरी जान को उस तिलिस्मी जानवर से कम खतरा होगा। लेकिन ध्रुव तो अब उसकी एक न सुनने वाला था, इसलिए उसने ताकत और उम्र को किनारे करते हुए याना को डांटते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जाओगी, चुपचाप यहीं रहो, नहीं तो और तिलिस्मी जानवर भी तुम्हारी वजह से हमारे पीछे पड़ जाएंगे। ध्रुव की डांट सुनकर याना अचानक घबरा गई और उससे थोड़ा डर भी गई। ध्रुव को इस तरह खुद को डांटते देख उसे समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या था। क्या अभी अभी एक एकलव्य रैंक के योद्धा ने एक शक्ति सम्राट को डांट लगाई थी? इसी बात की हैरानी याना के चेहरे पर देखते हुए ध्रुव ने उससे आगे कहा, प्लीज गुफा से बाहर मत निकलना, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। ये कहते हुए ध्रुव को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसके सामने इस वक्त कौन खड़ी थी, इसलिए अपनी बात कहकर वो तुरंत गुफा के बाहर जाने लगा। दूसरी ओर याना अभी भी थोड़े सदमे में थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उस लड़के ने उसे डांट कैसे दिया। तभी अचानक गुस्से में उसने अपना पैर जोर से जमीन पर पटकते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में इसकी ये हिम्मत कि ये मुझसे इस तरह से बात करे। कहा, मैं इसकी मदद करने के बारे में सोच रही थी, लेकिन ये तो खुद को कहीं का तुर्रमखां समझता है और इसलिए अब मैं ट्रेनिंग में इसकी कोई मदद नहीं करने वाली। फिर ये सीखता रहे अपने उसी पागल गुरु से। याना भले इस वक्त काफी गुस्से में थी, लेकिन फिर भी उसने ध्रुव की चेतावनी का ध्यान रखा और वो गुफा के अंदर ही रही। अंदर ही अंदर वो भी परेशान हो रही थी कि कहीं तिलिस्मी जानवरों को उसके बारे में पता न चल जाए। ध्रुव के जाने के कुछ देर बाद याना को फिर एक बार भेड़ियों की आवाज़ सुनाई दी और इस बार ये आवाज़ और नज़दीक से थी। उसने देखा कि ध्रुव अभी तक वापस नहीं लौटा था और इस बात से उसे और ज़्यादा फिक्र होने लगी। देखते देखते थोड़ा और वक्त बीत गया और याना के सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया। तभी उसने गुस्से में अपनी लंबी तलवार म्यान से निकालते हुए कहा, उड़ने वाले दरिंदे, अगर उस लड़के को कुछ भी हुआ तो मैं तेरा पूरा इलाका तहस नहस कर दूंगी।
ये कहते हुए वो तुरंत गुफा से बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अचानक उसे एंट्रेंस के बाहर एक लड़के की परछाई दिखी, जिसे देखकर उसने खुश होते हुए कहा, ध्रुवेंद्र, तुम ठीक तो हो? उस लड़की के चेहरे पर अपने वापस आने की खुशी देखते हुए ध्रुव ने जवाब दिया, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज गुफा के बाहर मत निकलिए। अगर इस वजह से और तिलिस्मी जानवर आ गए तो मैं पक्का मारा जाऊंगा। ये कहते हुए ध्रुव काफी थका हुआ लग रहा था। उसका पूरा शरीर तिलिस्मी जानवरों के खून से सना हुआ था। फिर वो याना को देखकर मुस्कुराने लगा और एक पल में अचानक उसके सामने अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर जोर से जमीन पर गिर गया। कहीं ये लड़की ध्रुव को किसी और बड़ी मुसीबत में तो नहीं डाल देगी? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। 95 बदन की गर्मी। बेहोश होने के बाद जब धीरे धीरे ध्रुव की आंखें खुली तो उसे समझ आया कि उसका सिर किसी चीज से टिका हुआ था। लेकिन तभी अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई जबरदस्ती उसका मुंह खोलकर उसमें कोई ठंडा लिक्विड डालने लगा। ध्रुव को ये भी समझ आया कि उस लिक्विड डालने वाले को इस चीज की आदत नहीं थी, जिस वजह से वो लिक्विड कभी ध्रुव के गाल से होते हुए बहने लगा तो कभी लिक्विड मुंह की जगह सीधे ध्रुव की नाक में चला गया। लिक्विड के नाक में जाते ही ध्रुव खांसते हुए उठकर बैठने लगा, कॉफ कॉफ। तभी उसकी आंखें पूरी तरह से खुली और उसने देखा कि याना उसके सामने खड़ी हुई थी और उसके हाथ में साफ पानी से भरा एक बोल था। याना की शक्ल पर 12 बजे हुए थे, जिसे देखकर ध्रुव समझ गया कि उस लड़की को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, और इसलिए उसने ध्रुव को बेहोशी में पानी ही पिलाना शुरू कर दिया। इस बात पर ध्रुव जोर से हंसने लगा और उसने हंसते हुए याना से कहा, तुम मुझे मारना चाह रही थी क्या? नाक, कान, गाल, हर जगह पानी चला गया सिवाय मेरे मुंह के। ये सुनकर याना का खूबसूरत चेहरा शर्म से लाल हो गया। ये पहली बार था जब वो किसी की इस तरह से मदद कर रही थी और उसके हिसाब से तो वो अच्छा काम कर रही थी। लेकिन ध्रुव के कहने के बाद ही उसे समझ आया कि उसने अपना काम सही तरह से नहीं किया। लेकिन फिर भी ध्रुव होश में तो आ ही गया था, इसलिए याना ने वो पानी से भरा बोल नीचे रखकर मुस्कुराते हुए ध्रुव से सवाल किया, तुम ठीक तो हो ना? इस पर ध्रुव ने तुरंत जवाब देते हुए याना से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा हुआ कि वो तिलिस्मी जानवर रैंक 2 का था। अगर वो जानवर रैंक 3 का होता तो मैं जिंदा वापस आ ही नहीं पाता। ध्रुव की ये बात सुनकर याना को बुरा लगा कि ये सब उसकी वजह से ही हो रहा था, इसलिए उसने ध्रुव से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अपने सामने खड़ी याना को शर्म के मारे लाल होते देख और उसे इस तरह माफी मांगते हुए देख ध्रुव ने उसे मुस्कुराते हुए समझाया, अब भूल जाओ आज जो कुछ भी हुआ। कहीं न कहीं उसमें गलती मेरी भी थी कि मैंने तुम्हें अच्छी तरह से खतरे के बारे में नहीं बताया। लेकिन अब जो तुम्हें पता लग गया है, इसलिए अगली बार थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतना। उसने इतना कहा ही था कि अचानक उसका पेट तेजी से आवाज करने लगा, जिस वजह से वो काफी शर्मिंदा भी हुआ। उसके पेट से आती इस आवाज को सुनकर परेशान दिख रही याना जोर से हंसने लगी, हाँ, लग रहा है कि अब तुम मरीज बन गए हो, इसलिए आज खाना मैं गरम कर देती हूँ। उस लड़की की इस बात को सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हें खाना पकाना भी आता है? पहनावे से तो ये लड़की किसी बड़े खानदान की लग रही थी, जहाँ अक्सर खाना बनाने का काम बावर्ची ही करते थे। इसलिए ध्रुव ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया था कि इस ताकतवर और खूबसूरत लड़की को ये सब करना भी आता था। वही ध्रुव की हैरानी देख याना ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, वैसे तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख देख कर मछली पकाना जरूर सीख गई हूँ। इतना कहकर याना मुस्कुराते हुए उस पत्थर की तरफ बढ़ी जहाँ ध्रुव आमतौर पर मछलियाँ पकाया करता था। फिर वहां पहुंचकर याना ने देखा कि वहां पहले से ही कुछ मछलियां रखी हुई थी, इसलिए वो बिना कुछ कहे घुटनों के बल पत्थर के पास बैठ गई और पास ही लगी आग में मछलियां सेकने लगी। ये देखकर ध्रुव ने भी वक्त बर्बाद नहीं किया और पालती मारते हुए अपनी आंखें बंद की ताकि वो कुछ देर तक खुद को ट्रेन कर सके, क्योंकि जानवर से लड़ने के बाद उसे इस वक्त काफी कमजोरी महसूस होने लगी थी। वही याना आग के बगल में बैठी हुई मछलियों को बराबरी से सेकने में लगी हुई थी और आग की गर्मी की वजह से उसका चेहरा पसीने से भर गया था। बीच बीच में वो पलटकर ध्रुव की तरफ भी देखने लगती कि कैसे ध्रुव आंख बंद करके अपनी ट्रेनिंग में ध्यान लगाया हुआ था। तभी याना ने मन ही मन सोचा, मैं मानती हूँ कि आज से पहले किसी ने मेरे हाथ की मछली नहीं खाई है, लेकिन आज मैं ऐसी मछली बनाऊंगी कि ये लड़का अपनी उंगलियां चाटता रह जाएगा। इतना कहकर याना ने देखा कि मछली थोड़ी थोड़ी पक गई थी और इसलिए अब उसमें मसाले डालने का वक्त आ गया था।
तभी मसाले ढूंढने के लिए याना ने यहाँ वहाँ नजरें घुमाई और तभी उसे पास ही एक हरे रंग की बोतल दिखाई दी, जिसे देखकर उसने खुद से कहा, मुझे लगता है शायद ध्रुव ने इस हरी बोतल में मसाला रखा होगा। फिर याना ने ये कहते हुए उस बोतल को उठाकर उसमें सफ़ेद रंग का पाउडर देखा। याना को लगा कि वो सफ़ेद पाउडर नमक था और इसलिए याना ने उसे मछली के ऊपर छिड़क दिया। तभी ध्रुव को अचानक कुछ जलने की बदबू आने लगी और इससे उसका ध्यान टूट गया और वो जोर जोर से हंसने लगा। फिर हंसते हुए जैसे ही उसने आग की तरफ नजरें घुमाई तो उसे दिखा कि मछलियाँ कुछ ज्यादा ही पक चुकी थी, जिससे फिलहाल वो जलने वाली बदबू निकल रही थी। ये देखकर ध्रुव ने याना से हंसते हुए सवाल किया, वाह क्या खुशबू है, मछली की ऐसी खुशबू तो मुझे कभी नहीं आई। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर याना भी खुश हो गई। उसे लगा कि मछली की खुशबू ध्रुव को इतनी अच्छी लगी तो फिर वो मछली उसे कितनी अच्छी लगेगी। और यही सोचते हुए याना ने ध्रुव को बताते हुए कहा, सच ये खुशबू तुम्हें इतनी अच्छी लगी। वैसे मैंने ये पहली बार बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। ध्रुव ने तभी याना की बात को बीच में काटते हुए कहा, देखो मैं मानता हूं कि मैं फिलहाल एक मरीज हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरा खास ख्याल रखो, लेकिन कम से कम मुझे इस तरह जहर तो मत खिलाओ। ध्रुव की बात को याना ने नज़रअंदाज करके चुपचाप खाना शुरू कर दिया। एक टुकड़ा मुंह में चबाते ही अचानक उसके चेहरे का रंग बदल गया और उसके चेहरे को देखकर इस बात का साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि उसे अपनी ही बनाई मछली बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसके बावजूद ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और उठकर खाना खाने आ गया। निवाला मुंह में डालने के पहले ध्रुव ने खुद को समझाया, शाबाश ध्रुव, अगर तू इस जहर को खा गया तो तू बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू सकता है। सारे जहरों का एंटीडोट है ये जहर, कम से कम यही सोचकर खा ले, नहीं तो भूखा सोना पड़ेगा। इतना कहकर ध्रुव चुपचाप मछली खाने में लग गया। उसका स्वाद काफी जला हुआ लग रहा था, लेकिन ध्रुव फिर भी कुछ नहीं कर पाया। फिर ध्रुव टुकड़ों को रबर की तरह चबाता रहा और आखिरकार उसने उसे निगल लिया। मछली का टुकड़ा जैसे ही ध्रुव के पेट में गया, उसे अचानक एक अजीब सी गर्माहट महसूस होने लगी और उसकी दिल की धड़कनें काफी ज्यादा बढ़ गई। उसके बदलते चेहरे को देख याना ने उससे सवाल किया, सब ठीक तो है न, या फिर कुछ कम ज्यादा हो गया? ये पूछते हुए उसका चेहरा लाल हो गया था, लेकिन ध्रुव को उसके खाने से बहुत ज्यादा अच्छी याना की आवाज लग रही थी। फिर ध्रुव ने जैसे ही अपना सिर उठाकर याना को देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि आमतौर पर सावधान रहने वाली लड़की इस वक्त बहुत आलसी होती दिख रही थी। उसकी गर्दन से समझ आ रहा था कि उसके शरीर में खून कितनी तेजी से बह रहा था। याना बार बार अपने बालों को छूने लगी थी और ये देखकर ध्रुव अचानक मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते हुए उसने याना से कहा, कुछ तो जरूर कम ज्यादा हो गया है। इतने में ध्रुव ने महसूस किया कि उसका शरीर अचानक से बहुत गर्म होने लगा था और ये गर्माहट महसूस कर ध्रुव ने तुरंत आग के पास रखी मछली की तरफ देखा और फिर वो कुछ सोचने लगा। फिर मछली के आसपास नजरें घुमाते हुए उसे हरे रंग की एक बोतल दिखी और उसने याना से थोड़ा घबराते हुए सवाल किया, तुमने क्या डाला है इस मछली में? जरा दिखाओ मुझे। ध्रुव की ये बात सुनकर याना को अचानक समझ आ गया कि ध्रुव और वो इस वक्त जो गर्मी महसूस कर रहे थे उसकी वजह शायद वो मछली ही थी। इसलिए याना ने तुरंत वो हरी बोतल उठाकर ध्रुव को उसे पकड़ाते हुए कहा, मैंने तो बस इसमें थोड़ा नमक इस्तेमाल किया था, कहीं ये नमक खराब तो नहीं हो गया? उद्धरण चिन्ह। लेकिन बोतल हाथ में लेते ही ध्रुव को अंदाजा लग गया था कि गलती नमक की नहीं थी, क्योंकि इस बोतल में कोई नमक था ही नहीं। इस हरे रंग की बोतल में तो वो सफ़ेद रंग का पाउडर था जो ध्रुव ने कुछ वक्त पहले ही बनाया था। ये पाउडर ध्रुव का पहला नुस्खा था जो शरीर की गर्माहट बढ़ा देता था। फिर भी अपना शक पक्का करने के लिए ध्रुव ने बोतल खोलकर उसमें से थोड़ा पाउडर अपने हाथ में लिया और उसे चख कर देखा। तभी याना ने थोड़ा घबराते हुए ध्रुव से सवाल किया, नमक में ही गड़बड़ थी न? कोट। ये सुनकर ध्रुव की शक्ल रोने वाली हो गई थी। उसे याना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए धीमी आवाज में याना से कहा, तुम्हें किसने बताया कि इस बोतल में नमक है? ये सुनते ही याना को समझ आ गया कि उससे कोई गड़बड़ हो गई थी और इस हरी बोतल में शायद नमक नहीं बल्कि कुछ और था। लेकिन याना ने ऐसी ही हरी बोतल का इस्तेमाल ध्रुव को करते देखा था जब वो खाना बनाया करता था। इसलिए याना ने ध्रुव को याद दिलाते हुए कहा, लेकिन इसी हरी बोतल का तो तुम भी इस्तेमाल करते थे, है ना? तभी ध्रुव ने देखा कि ये सवाल पूछते हुए याना पहले ही शर्म से लाल हो गई थी, क्योंकि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था।
लेकिन ध्रुव का शरीर तो लगातार गर्म होता जा रहा था और फिलहाल उसे अपने पेट के नीचे एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। इसके बावजूद ध्रुव ने उस शक्ति को खुद पर हावी होने नहीं दिया और वो गहरी सांस लेते हुए अपने आप पर काबू पाने लगा। उसे इस हाल में देखकर याना ने परेशान होते हुए पूछा, अगर इस हरी बोतल में नमक नहीं है तो फिर इसमें है क्या? याना परेशान इसलिए हो गई क्योंकि फिलहाल उसका शरीर भी बहुत गर्म होने लगा था। उसका जी तो कर रहा था कि गर्मी से राहत पाने के लिए वो वही के वही अपने कपड़े उतार दे, लेकिन ध्रुव के वहां होने की वजह से उसे पता था कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाएगी। और ध्रुव के मुकाबले वो अपने दिमाग को ज्यादा काबू कर पा रही थी क्योंकि वो कोई मामूली लड़की नहीं बल्कि एक शक्त सम्राट थी। तभी उसने मन ही मन सोचा, अच्छा है सील की वजह से मेरे कुछ हिस्से अभी भी सुन्न पड़े हुए हैं, नहीं तो इतनी गर्माहट तो मुझे आज तक महसूस नहीं हुई। इतने में उसे अचानक ध्रुव की आवाज़ सुनाई दी, ये पाउडर मैंने गलती से बनाया था और ये शरीर की गर्माहट बढ़ा देता है और किसी लड़के और लड़की को करीब ले आता है, मेरा मतलब है कुछ ज्यादा ही करीब। ये सुनते ही याना को समझ आया कि ये पाउडर आखिर था क्या, और उसने गुस्से में ध्रुव की तरफ देखा जिसका पूरा चेहरा लाल दिखने लगा था। फिर याना ने हैरान होते हुए ध्रुव से कहा, ज्यादा करीब से तुम्हारा मतलब कहीं? वो अपनी बात पूरी कर पाती इसके पहले ही ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए ये बता दिया कि याना बिल्कुल सही सोच रही थी। सच जानते ही याना ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका और ध्रुव को डांटते हुए कहा, अच्छी चीजें बनाने की जगह तुम ये सब बनाते हो, वो भी इतनी कम उम्र में, ये तो बहुत बुरी बात है। न जाने तुम्हारे वो बेकार गुरु तुम्हें ऐसी कैसी शिक्षा दे रहे हैं। अपने गुरु की बुराई सुनते ही ध्रुव को भी काफी गुस्सा आ गया और उसने इसी गुस्से के साथ याना को जवाब देते हुए कहा, इसमें मेरे गुरु का कोई हाथ नहीं था, और हाँ मैंने बनाई ऐसी चीज तो क्या हो गया, ये तो एक नेचुरल चीज है। और ये सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि मैंने इससे बनाया तो बनाया, तुम्हें सफेद पाउडर और नमक के बीच का फर्क तक नहीं पता क्या? अरे क्या सोचकर तुमने ये पाउडर खाने में डाल दिया? ध्रुव की बात में सच्चाई थी और याना समझ गई कि अब लड़ने से कोई फायदा नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं गलती दोनों की ही थी, और वो अच्छी तरह जानती थी कि जो हो गया उसके बारे में अब झगड़ने का कोई मतलब नहीं था। इसलिए याना ने परेशान होते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा अब लड़ना छोड़ो और ये बताओ कि अब हम लोग क्या करें? इस वक्त याना खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही थी। वो आज से पहले बड़े बड़े मुकाबले कर चुकी थी, लेकिन अपने अंदर की गर्मी से ये मुकाबला याना पहली बार करने वाली थी। इसी बात से वो काफी घबराई लग रही थी। उसके इस सवाल पर ध्रुव ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, मेरे ख्याल में अब हमें सिर्फ एक ही चीज इस गर्मी ने राहत दिला सकती है, और वो चीज है शक्तियाँ। हम शक्तियों के इस्तेमाल से इस गर्मी को कम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसे काबू करने का फिलहाल तो मुझे कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा है। इतना कहकर ध्रुव याना के लिए नहीं रुका और उसने तुरंत बैठते हुए अपनी आंखें बंद की। फिर धीरे धीरे वो अपनी शक्तियों को बाहर निकालने लगा ताकि वो खुद को पाउडर की गर्मी से छुटकारा दिला पाए। ध्रुव को इस तरह की कोशिश करते देख याना भी वैसा ही करने लगी, लेकिन वो जैसे ही पालती मारकर अपनी शक्तियां बाहर निकालने लगी तो उसे समझ आया कि उसकी शक्तियां जहां जहां से बहती थी वो जगह सील की वजह से सुन्न पड़ गई थी, जिस वजह से शक्तियां बाहर ही नहीं आई। इस चीज का एहसास होते ही याना परेशान हो गई कि आखिर अब वो अपने अंदर की आग को काबू में करे तो करे कैसे, और इसी वजह से वो गर्मी धीरे धीरे उसके दिमाग को हावी होने लगी और याना की आंखें घबराने की बजाय अब नशीली लगने लगी थी। उसके शरीर से अचानक एक अलग खुशबू सी आने लगी जो किसी भी लड़के को उसका दीवाना बना सकती थी। लेकिन तभी एक हवा का झोंका याना के चेहरे पर आकर लगा और फिर उसने खुद को झंझोड़ते हुए ध्रुव से कहा, तुम अपनी शक्तियों से इन इच्छाओं को खत्म कर दो, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगी, और मैं अगर इस गुफा में रही तो न जाने क्या क्या कर जाऊं, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये कहकर वो तुरंत गुफा के बाहर जाने लगी। लेकिन उसकी बात सुनकर ध्रुव, जो इस वक्त ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, उसकी अचानक से आंखें खुल गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्रुव को डर था कि कहीं याना के बाहर जाने से तिलिस्मी जानवर हर दिशा से न आने लग जाए और घूमते फिरते वो जानवर कहीं इस जगह का पता न लगा लें। यही सोचते हुए ध्रुव तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने भागते हुए याना का हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक लिया। क्या ध्रुव और याना अपने शरीर में लगी आग को काबू कर पाएंगे? इस सवाल का जवाब के जानने लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट FM पर।